तो हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने वेक्टर्स के बारे में जो है एक इंट्रोडक्शन ले लिया था। आज हम वहीं वेक्टर्स से यानी कि अपने सदिश से आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। जो हमारे पास में वेक्टर्स हैं, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि वेक्टर्स के पास में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डायरेक्शन, एक होता है हमारे पास में मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी कि हमारा एक मूल वैल्यू जो है वो होता है, और अगर मैं डायरेक्शन यानी कि दिशा की बात करता हूँ तो एक दो चीज़ इसमें होती हैं हमारे पास। अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूँ तो तीन तरह के डायरेक्शंस यानी कि एक्स, वाई और जेड, ये तीन दिशाएं हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा, अब हम लोग अगर बात करते हैं वेक्टर्स की, मैं यहाँ पे वेक्टर्स के बारे में सिर्फ आपको बेसिक और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें ही बताऊंगा। हम लोग इतना गहराई में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो एग्जाम है उसमें उतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। तो जितना मतलब की चीज़ें हैं हम लोग सिर्फ यहाँ पे वो जानेंगे, फॉर्मूला बेस्ड। डेरिवेशन में हमें यहाँ पे नहीं जाना है। तो देखो समझो, अभी मैं अगर वेक्टर लिखता हूँ यहाँ पे, मान लो मेरे पास में कोई एक वेक्टर है, पी वेक्टर। यहाँ पे मैंने लिखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि आई कैप, जे कैप, के कैप जो है वो क्या होते हैं, वो होते हैं यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, वो हमारे पास में क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, यानी कि इकाई सदिश होते हैं। अब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, देखो पिछली क्लास में जैसे हमने समझ लिया था कि अगर मैं बात करता हूँ आई कैप की, तो ये एक्स डायरेक्शन को बताता है। अगर मैं बात करता हूँ हमारे जे कैप की, तो ये हमारे वाई डायरेक्शन को जो है बताता है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे के कैप की, तो ये हमारे जेड डायरेक्शन को जो है वो बताता है। ठीक है, ये चीज़ जो है हमारे पास में हो जाती है। तो ये क्या हो गया, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सिर्फ दिशाओं को बताते हैं तीनों। अब अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड यानी कि मूल की बात करूं, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है हमेशा वन। कितना मैग्नीट्यूड होता है? वन होता है। अच्छा, आगे की चीज़ें सुनो। पहले आपको मैं एक यहाँ पे एक वेक्टर छोटा सा बना करके दिखाता हूँ। ये देखो, लास्ट क्लास में हमने इस तरीके से एक वेक्टर जो है वो लिया था, और उसको मैंने नाम दिया था पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो आपको किसी की भी एक तरीके से ये बताता है कि वो जगह जो है वो है कहाँ पे। अगर मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया हुआ, ये रहा एक पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया पी। उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैंने लिए हुए हैं, यहाँ पे क्या ए, यहाँ पे क्या बी। अब अगर मैं ए और बी की बात करता हूँ, तो ए और बी कहाँ पे, ए है मेरे पास एक्स पे और बी है मेरे पास कहाँ पे, वाई पे। तो यहाँ से मैंने ये गिराया परपेंडिकुलर, और उसी तरीके से यहाँ से मैंने एक गिराया ये वाला परपेंडिकुलर। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ अपनी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, तो इसमें ये है हमारे पास बी और ये है इसमें हमारे पास में ए। अगर मैं एक्सिस की बात करता हूँ तो ये हमारे पास में है यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये यहाँ पे मेरे पास में क्या, वाई एक्सिस। तो आप जो देख रहे हो ना ए बी, यहाँ पे अगर मैं z की बात करूँ तो वो जीरो है, तो मैं a कॉमा बी कॉमा जीरो कर सकता हूँ। तो आप जो ये देख रहे हैं ना पी वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है। तो ए वेक्टर आई, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। अब ये क्या हुआ, देखो ए यहाँ पे किस पे, एक्स पे है ना, मैंने बताया था आपको एक्स डायरेक्शन के लिए। तो एक्स डायरेक्शन कौन बताता है, आई कैप बताता है। तो मैंने क्या करा, ए जहाँ पे है वो जिस दिशा में है यानी कि डायरेक्शन में है, वहां पे उसके साथ में जो भी उसका यूनिट वेक्टर है वो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है ना। मतलब एक तरीके से लगा दिया उसके साथ में। तो आई कैप मैं ए के साथ लगा चुका हूँ, उसी तरीके से जे कैप मैं बी के साथ लगा चुका हूँ, और उसी तरीके से सी जो है वो के कैप के साथ में लग चुका है यहाँ पे। अच्छा, तो अब एक बात समझो, ए, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास में बी है। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक दूरी हुई, एक मूल जो है हुआ। तो इस पोजीशन वेक्टर की अगर मैं वैल्यू की बात करता हूँ यानी कि मूल की बात करता हूँ, तो वो कितनी होगी, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो है हम लगा करके इसको हम निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई। बिल्कुल उसी तरीके से जो भी आपके पास में वेक्टर्स दिए हुए होते हैं यानी कि सदिश दिए हुए होते हैं, आप उनमें उनका जो मूल होता है यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, जो उनके अंदर एक वैल्यू होती है वो निकाल सकते हो। और ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। या तो आप मॉडुलस लेकर के लिख लो, या फिर आप सिंपल ऐसे ही लिख लो।
और अंडर रूट में कर दो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पिछली बार मैंने करवाया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इस बार मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है वो कर दिया है, तो इससे खैर कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो ये क्या आपके सामने, तो ये है हमारे पास मॉडुलस को निकालना। अब आगे की चीजें देखो, इसको ना हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर जो है मेरे पास में फिलहाल आप देख सकते हो यहां पे ये बना हुआ है, ठीक है। अब देखो आगे, अगर मैं यहां बात करता हूं ऐसे, तो यहां पे ना एक एंगल है, वो क्या है मेरे पास? थीटा। यहां मेरे पास में ना एक एंगल है, वो क्या है? थीटा। तो इस ट्रायंगल में, यानी कि जो देख रहे हो आप, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इस ट्रायंगल में आपसे ये एंगल पूछा जाता है। और कैसे पूछता है? आपसे ये पूछता है कि आपके रिजल्टेंट ने आपके एक्स एक्सिस के साथ में एक कोण बनाया है, वो बताइए क्या होगा। तो उसको हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे? तो उसका जो तरीका होता है वो होता है थीटा इक्वल्स टू, देखो ये तो परपेंडिकुलर है इस एंगल के लिए, ये जो आप देख रहे हो तो परपेंडिकुलर है। नाम लिख देते हैं, चलो ये हमारे पास हो गया O, ये हो गया मेरे पास में P, ये हो गया मेरे पास में Q। तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी? मैं बात कर रहा हूँ PQ की। तो PQ थीटा के लिए क्या है? परपेंडिकुलर। उसी तरीके से QO क्या है मेरे पास में? बेस, है ना, तल। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा निकालना चाह रहा हूं तो मैं यहाँ पे tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये चीज जो है वो कर सकता हूं। तो मेरे पास मेरा जो एंगल है वो आ जाएगा, ये एंगल किसके साथ बना हुआ है? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड आई कैप, कर लो चाहे इसको आप, एंड आई कैप। तो ये हो गया हमारे पास आई कैप। आई कैप का मतलब क्या हुआ? एक्स डायरेक्शन, आप लोगों के सामने। अब आगे की चीजें देखते हैं। अब यहां पे हम समझेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। यहां पे हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब इसमें क्या है? मान लो मैंने दो वेक्टर लिखे, मैंने यहाँ पे लिख दिया ए वेक्टर, यहाँ पे मैंने लिख दिया है बी वेक्टर। यह मेरे पास में A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। उसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास में क्या? B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। मान लो ये मेरे पास में दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। मुझे क्या करना है? इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ना है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है ना कि मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड, एक्चुअली मुझे यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जो वेक्टर्स यानी कि जो हमारे सदिश होते हैं ना, ये सदिशों में एक खास बात होती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मान लो ए की कहीं पे वैल्यू लिखी है 4, बी की लिखी है 3, मैं क्या कर लूंगा? ए प्लस बी कर दूंगा, क्या हो जाएगा मेरे पास में? 7 हो जाएगा। ये तो होता है। आप चलो यहाँ पे भी यही बात मान लो कि ए का मैग्नीट्यूड 4 है, बी का मैग्नीट्यूड मेरे पास में 3 है। अगर मैं ऐसे जोड़ूंगा तो कभी भी 7 नहीं आएगा, कभी भी 7 आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे यही खास बात होती है कि जो हमारे सदिश यानी कि जो हमारे वेक्टर्स होते हैं, ये हमारे मैथमेटिक्स के यानी कि गणित के जो सूत्र होते हैं, मूल सूत्र होते हैं, ये जो फंडामेंटल हमारे क्या हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के जो भी लॉज हैं, यानी कि आप जोड़ दो घटा दो, उनको कभी फॉलो ही नहीं करता है ना, उनको मानता ही नहीं है ये। तो इसके लिए अलग से नियम जो है बनाए गए हैं जोड़ने के लिए, घटाने के लिए। तो वो जो नियम है हम उन्हीं के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहले की अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, तो सबसे पहले हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ। अब अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ की बात करता हूं तो यहाँ पे हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो देखो एक बार आप। यहाँ पे मैंने ना दो वेक्टर्स लिए हैं। मैंने मान लिया है कि मेरे पास में ए वेक्टर है और ये मैंने यहाँ पे मान लिया कि मेरे पास में बी वेक्टर है।
और मैं ये मान रहा हूँ कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो बन रहा है कितना, थीटा। ऐसा मैंने यहाँ पे मान लिया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल यानी कि जो मेरा कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। अच्छा एक बात और बात बता दूं मैं आपको, वेक्टर्स के अंदर कुछ खास बात ये होती है, अगर आपको कभी एंगल निकालना हो तो आप ये याद रखेंगे कि दो वेक्टर्स यानी कि जो हमारे दो सदिश होते हैं उनका हमेशा जो भी टेल होता है, देखो टेल किसको कहते हैं मैं बताता हूँ, इसको हम कहते हैं हेड। ये हमारे पास में वेक्टर बना हुआ है, ये सदिश है, इसका हम हेड लेते हैं, यानी कि हमारा क्या है, ये सिरा। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये होता है हमारे पास में टेल, ठीक है, जैसे पूंछ होती है ना, बिल्कुल वही। तो ये हो गया हमारे पास में टेल, ये हो गया हमारे पास में हेड, यानी कि सिर हो गया इसका। अब जब भी आपको किसी भी दो सदिश के बीच में कोण निकालना होगा यानी कि एंगल निकालना होगा तो आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि दोनों वेक्टर्स का जो टेल है वो आपस में मिल रहा हो। अगर दोनों वेक्टर्स का टेल आपस में नहीं मिला हुआ होगा तो आप वहां पे जो एंगल है यानी कि जो आपका कोण है वो आप नहीं निकाल सकते हो। एक बात तो ये, दूसरी ये, बहुत बार हो सकता है ऐसी स्थिति आपके सामने आए, मान लो कि आपका एक वेक्टर यानी कि एक सदिश आपका ऐसे जा रहा है और दूसरा आपका जो है वो ऐसे जा रहा है, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पे अब एंगल यानी कि कोण कैसे निकालूंगा मैं, तो उसके लिए एक बात समझो, जो वेक्टर होते हैं उनमें खास बात ये होती है कि अगर आप उनको आगे बढ़ा दो या फिर छोटा कर दो, यानी कि आगे बढ़ाने से मतलब है एक्सटेंड कर दो, ऐसे लो ये वेक्टर मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको मैंने ऐसे आगे तक बढ़ा दिया है, तो अब मैं मान लेता हूँ देखो यहाँ इस जगह पे क्या हुआ है, इस वाले वेक्टर की टेल इस वाले वेक्टर से मिल चुकी है। अब जब मिल चुकी है तो एंगल यहाँ पे बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास में एंगल थीटा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर देने से उस पर कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, वैल्यू भी वही रहती है और जो उसका डायरेक्शन यानी कि दिशा है वो भी वही रहती है। बस इससे हमें ये चीज़ हो जाएगी, और अच्छी बात ये हो जाएगी कि हमें एक क्लियर चीज़ वो समझ में आएगी कि ये एक्चुअली में कितना एंगल बना रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पे एकदम क्लियरली जो है वो समझ में आएंगी। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। अभी देखिए तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हुआ, थीटा जो है वो एंगल हो चुका है। हाँ, अब अगर मैं आगे की बात करूँ, मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे आगे की, तो इसमें आपको नोट करके एक बात लिखवा देता हूँ कि ये जो एंगल है ये हर बार कौन सा लेना है, ये लेना मिनिमम वाला। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी कि ये हमारा जो थीटा है वो क्या है, एक कोण है, किस किस के बीच का कोण है, दो सदिशों के बीच का कोण है। और मैं इसमें यहाँ पे ये लिखूंगा एंड इट इज ऑलवेज द मिनिमम एंगल, और ये हमेशा एक सबसे छोटा एंगल होता है, एंड इट इज ऑलवेज द मिनिमम एंगल बिटवीन देम, एंड इट इज ऑलवेज द मिनिमम एंगल बिटवीन देम। और ये क्या है, उनके बीच का हमेशा एक मिनिमम एंगल जो है बनेगा, ठीक है। ये बात आपको यहां तक समझ में आ रही होगी। अब आगे देख लो, तो जैसे हम लोग बात करते हैं किसकी, पैरेललोग्राम लॉ की, तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या है हमारे पास, इसको हटा देता हूं। हम्म, तो पैरेललोग्राम लॉ में हमारे पास में क्या है, ये देखो, ये हमारे पास एक वेक्टर है, इसको मैं येलो से जो है वो कलर कर देता हूँ, मतलब ऑरेंज से, और ये मेरे पास में है, इसको मैं ब्लू से कर देता हूँ। चलो, ये मेरे पास में दो वेक्टर्स जो हैं वो हो चुके हैं। अब अगर मुझे एक पैरेललोग्राम बनाना है, ये तो दो वेक्टर्स बन रहे हैं, पैरेललोग्राम तो है ही नहीं है, तो अगर मुझे पैरेललोग्राम बनाना है तो क्या करूंगा, जो भी मैंने आपको एक यहाँ पे चीज़ बताई थी ना कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, सेम वही चीज़ हम लोग यहाँ करेंगे। कैसे, वो देखो, एक वेक्टर मैंने ऐसे बना दिया यहाँ पे इधर से निकलता हुआ, और उसी तरीके से एक वेक्टर मैंने बना दिया यहाँ से, ये रहा। तो अब ये देखो, पहले इसमें कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर बन नहीं सकता था क्योंकि दो ही थे ये, लेकिन अब यहां पे एक रिजल्टेंट वेक्टर बन सकता है। देखो कैसे, ये जो आप देख रहे हो अब ये रिजल्टेंट वेक्टर बन चुका है। कैसे बना है, क्योंकि मैंने आपको जो बात बताई थी वो यहाँ पे पूरी हो रही है। कैसी, देखो इसकी जो टेल है वो बाकी वेक्टर्स के टेल से मिल रही है, और अगर मैं बात करता हूँ वहां पे उसके हेड की, तो वो बाकी वेक्टर्स के हेड से जो है मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि मैं ले सकता हूँ उसको आर वेक्टर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास में थीटा एंगल है। अब एक बात और समझिएगा, है तो पैरेललोग्राम ना, तो मैं इसको आगे अगर एक्सटेंड कर दूं, ऐसा मान लेता हूं कि मैंने जो है ये आगे एक्सटेंड किया हुआ है,
तो जो एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है मेरा, बिल्कुल वही एंगल जो है वो यहाँ भी बनता है। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। और हम आगे क्या करते हैं इसमें, यहां से मानते हैं एक परपेंडिकुलर गिरा हुआ है। अब ध्यान से देखो, कुछ नाम लिख देता हूं। ये है ओ, यहाँ पे है ए, या फिर इधर ले लेते हैं। हाँ, ये है ओ, या मेरे पास ए, इधर हो जाएगा मेरे पास में बी, ये हो जाएगा मेरे पास सी, और ये हो जाएगा मेरे पास डी। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो ट्रायंगल को। कौन से ट्रायंगल को देखो? इस वाले को देखो, बी सी डी वाले को देखो। इन ट्रायंगल बी सी डी, ये जो आप देख रहे हो, और इनसे ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। ये मेरे पास में कौन सा बन रहा है? ए वेक्टर बन रहा है। अब हम लोग अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, यानी कि मूल क्या है? ए। मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ए ही है वो। तो इस ट्रायंगल में यानी कि बी सी डी में अगर मैं साइन थीटा लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। परपेंडिकुलर कहां पे है हमारे पास में? सी डी। हाइपोटेन्यूज की बात करूं तो ए है, तो सी डी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? ए साइन थीटा हो जाएगी। लो, हमारे पास में सी डी कितना आ गया? ए साइन थीटा आ गया। तो यहाँ पे ए साइन थीटा हो चुका है ये हमारे पास। उसी तरीके से अगर बात करता हूँ बी डी की, इस ट्रायंगल में तो कॉस थीटा लगाएंगे, तो बी डी की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी? यहाँ पे ए कॉस थीटा आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ मैग्नीट्यूड की, ओ से लेके बी तक कितना मैग्नीट्यूड है? बी है। तो हम एक ट्रायंगल लेते हैं, वो होता है ओ सी डी। इस ट्रायंगल में अगर मैं अब बात करूंगा तो यहाँ देखो, इसमें ओ ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा। सी डी की बात करूँ तो ए साइन थीटा हमने बनाया है। और अगर मैं ओ डी की बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास बी प्लस ए कॉस थीटा ये बन रहा है। और हमारे पास अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, देखो ओ सी डी में, ओ सी डी है ना हमारे पास। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ कि अल्फा एंगल बन रहा है, ये जो आप देख रहे हो। ये मैंने मान लिया कितना एंगल है? अल्फा एंगल है। अब इससे क्या होगा, अगर मैं इसको अल्फा एंगल मान लेता हूँ तो यहाँ पे मैं एक चीज अप्लाई कर सकता हूँ, वो था टेन अल्फा। अब टेन अल्फा का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, रिजल्टेंट ने एक एंगल बनाया, किसके साथ बनाया? हमारे बी वेक्टर के साथ बनाया। तो ये सवाल पूछता है आपसे, तो इसी के लिए मैं फॉर्मूला अब आपको बताने वाला हूँ, वो कैसे है। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना हुआ? अल्फा। यहाँ पे हमारे पास में है आर वेक्टर, यहाँ पे हमारे पास में क्या था? बी वेक्टर था, जो कि अब क्या हो चुका है? बी प्लस ए कोस थीटा में वैल्यू आएगी। तो इसमें लिख लो अल्फा इज द एंगल, अल्फा हमारा कोण है किस किस के साथ का? रिजल्टेंट के साथ का और बी वेक्टर सदिश के साथ का। एंगल बिटवीन, जो मैं आपको हिंदी में भी बोल रहा हूं वही मैं यहाँ लिखवा रहा हूं, बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये हमारे पास हो जाएगा। तो अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब यहाँ पे क्या होगा? टेन अल्फा इक्वल्स टू, आप इसमें अप्लाई करो टेन थीटा वाला फॉर्मूला। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? ए साइन थीटा है ना, और बेस मेरे पास में क्या है? यहाँ पे देखो बी प्लस ए कॉस थीटा। तो इस तरीके से ये एंगल निकल जाएगा। ये सवाल हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, और आप इस तरीके से इसको सीधा सीधा निकाल सकते हो। ये रहा आपके सामने, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपका सवाल जो है वो बदल दिया जाए, यानी कि आपसे पूछ लिया जाए, इधर देखो अल्फा तो मैंने इधर लिया है, अब एक काम करता हूँ, थोड़ी सी चीज़ों को बदलता हूँ। बदलता कैसे हूँ? मैं ये मान लेता हूँ कि हमारा जो एंगल है यहाँ पे ये है बीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिजल्टेंट ने ए वेक्टर के साथ एंगल बनाया हुआ है बीटा। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये देखो, अब अगर मुझे वो भी निकालना हो, बीटा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। तो अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है, यानी कि टेन बीटा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वो देखो। तो टेन बीटा इक्वल्स टू, अब जो जो हमने यहाँ पे किया था ना उसको उल्टा कर दो, यानी कि ए साइन थीटा अपॉन बी, बी प्लस ए कॉस थीटा है, इसको उल्टा करना है। कैसे करना है? ए की जगह बी कर दो, तो बी साइन थीटा अपॉन में
ए प्लस बी कॉस थीटा, बस ये करना है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, बात खत्म। ये बन चुका हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब एक बात आपको याद रखनी है कि जितने भी फॉर्मूले हैं ये एडिशन वाले फॉर्मूले हैं, यानी कि जोड़ने वाले फॉर्मूले हैं। यानी कि अगर आपको क्या करना होगा, एडिशन करना होगा, ये सारे तब बता रहा हूं मैं। एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन वाले के लिए आगे बताऊंगा। अभी जब एडिशन करना है तो ये सारे फॉर्मूले बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एडिशन में अगर एंगल निकालना है तो ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, अगर दूसरा एंगल निकाल रहा है तो ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, और अगर रिजल्टेंट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे वो भी देख लो। तो इसी ट्रायंगल में वापस से आते हैं, ये जो आपके सामने है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये जो आप देख रहे हो ओसी, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा हमारे पास, ये बराबर होगा हमारे पास ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के। तो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर इक्वल्स टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लो, ये हमारे पास रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला आ चुका है, ये है आप लोगों के सामने, ये एडिशन वाला फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले एडिशन के हैं। अब मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का केस लूंगा, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। अगर हमें यहाँ पे घटाना है तो सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है, कुछ नहीं, फॉर्मूले में थोड़ा थोड़ा चेंज। जैसे कि अगर मैं आर की बात करता हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। लो, ये हमारे पास हो जाएगा, माइनस लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टेन अल्फा की, तो यहाँ पे हमारे पास ए साइन थीटा अपॉन में बी माइनस ए कॉस थीटा। अब ये कैसे हुआ है वो बताता हूँ, और बताता हूँ उसको मैं। इसमें मैंने छोटी सी एक चीज़ बदल ली है, ये वाला फॉर्मूला तो दोनों चीज़ में लग सकता है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला एक ही चीज़ में लगेगा। कैसे वो देखो ज़रा, ये पैरेललोग्राम था हमारा, ये था मेरे पास ए वेक्टर, ये था मेरे पास यहाँ पे बी वेक्टर, ये था मेरे पास ए वेक्टर, ये था मेरे पास में यहाँ पे बी वेक्टर, ये थी चीज़ें। अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि किसी में से एक को घटा रहा हूँ। चलो मैं बी में से ए को घटा रहा हूँ, मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो इसका मतलब पता क्या है, माइनस ए वेक्टर लगाना। माइनस का मतलब होगा कि दिशा जो है वो बदल दो। इसका मतलब ये है कि जो आप ये ऊपर की तरफ जाता हुआ देख रहे हो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। जैसे ही नीचे की तरफ आएगा तो चीज़ें सारी बदल जाएंगी, एकदम उल्टी हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, इसलिए माइनस आया। ये वाला फॉर्मूला दोनों में बदल जाएगा, यानी कि दोनों से मेरा मतलब है आप अगर ए में से बी माइनस कर रहे हो, बी में से ए माइनस कर रहे हो, दोनों में बदलेगा। इस वाले में क्या होगा हमारे पास में, फिर अगर मान लो आप बी को माइनस कर रहे हो तो माइनस बी कर देना यहाँ पे, प्लस ए कॉस थीटा कर देना यहाँ पे, बस ये रहेगा। ठीक है, अच्छा उसी तरीके से अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे टेन बीटा, तो वो देख लो कैसे करना है। तो टेन बीटा वाले में बी साइन थीटा अपॉन में ए माइनस बी कॉस थीटा। लो, आसान तरीके से सारे फॉर्मूले हम लोगों ने अपने सामने यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है, अब एक बात को समझते हैं कि मैक्सिमम रिजल्टेंट, जो हमारे सवाल बनते हैं वो देखते हैं। मैक्सिमम रिजल्टेंट कब हमें देखने को मिलता है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा मैक्सिमम रिजल्टेंट। अभी जो मैं मैक्सिमम रिजल्टेंट यहाँ पे देखूंगा ये इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में देखूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एडिशन में, देखो एडिशन का मतलब क्या हो जाएगा फिर, आर इक्वल्स टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमारे पास है। अगर मुझे चाहिए है मैक्सिमम वैल्यू, जरा समझो, अगर मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए है, तो मुझे चाहिए होगा कि कॉस थीटा जो आप यहां देख रहे हो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि थीटा की वैल्यू हो 0 डिग्री।
अब थीटा क्या था, ए और बी के बीच का एंगल। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए है जोड़ने के लिए, तो यहां सीधा सा मतलब निकल करके आता है कि ए और बी एक ही दिशा में होने चाहिए, शुड बी इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज यहां पे होनी चाहिए। अब अगर मैं आगे की बात करता हूं, यहां पे माइनस आ जाएगा, तो फिर वो माइनस कब आएगा, जब हमारे पास में दोनों के बीच का जो आप एंगल देख रहे हो वो कितना हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे जीरो है, अगर मेरा एंगल हो जाता है 180 डिग्री, अगर इन दोनों के बीच का एंगल हो जाता है 180 डिग्री, तो फिर माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इफ थीटा इज 180 डिग्री, देन r इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्योंकि हम लोग इस बात को जानते हैं कि cos 180 जो हमारे पास होता है ये हो जाता है -1। लो, ये हो चुकी है हमारे पास में वैल्यू, ठीक है ना। इफ थीटा इज 180 डिग्री देन r इक्वल्स टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से मान लो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। अभी तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करी थी, ये रही आपके सामने मैक्सिमम वैल्यू, और ये एडिशन में बात करी थी। इसको भी आप एडिशन में ही ले सकते हो, लेकिन ये वैल्यू क्या निकल करके आ रही है, मिनिमम निकल करके आ रही है ना। उसी तरीके से जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन में चीजें जो है वो हमारे पास में कैसे में देखने को मिलेंगी। सब्ट्रैक्शन अगर आप करोगे तो ये वाला केस भी देखने मिलेगा, अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे आपको ये वाला केस भी देखने को मिलेगा, आपको दोनों ही केस देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एंगल का रोल होता है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, अब इतना हमने कर लिया, हमने कर लिया वेक्टर्स के बारे में, है ना। वेक्टर्स जो है हमारे पास में, यहाँ पे रिजल्टेंट उनका कैसे निकाले जाए, एडिशन कैसे करें, सब्ट्रैक्शन कैसे करें, वो सब चीजें हमने कर ली। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि गुणा जो है इन सदिशों की वो कैसे की जाती है। यहां पे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स यानी कि सदिश का गुणनफल। ये हमारे पास में होता है। अब कैसे करें इसको, देखो मेरे पास में दो वेक्टर हैं, एक है ए वेक्टर यानी कि a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ बी वेक्टर की, तो यहाँ पे हमारे पास होगा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ये हमारे पास हो जाएगा। तो ए वेक्टर हो गया और हमारे पास में क्या हो गया है, बी वेक्टर हो गया है। अब यहां अगर मैं देख रहा हूं तो इनका मल्टीप्लिकेशन यानी कि जो इनका एक तरीके से ये गुणा होता है, ये दो तरह का होता है। एक हम कहते हैं उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर स्केलर प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा हमारे पास होता है यहां पे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये होता है, ठीक है। अब देखो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ये हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये हो गया। इसको ये नाम क्यों दिए गए हैं उसको समझो जरा एक बार। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है कि आप जब दो वेक्टर्स यानी कि दो सदिशों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको एक अदिश मिलेगा, सदिश नहीं मिलेगा। यानी कि दो सदिशों का मल्टीप्लिकेशन किया, आपको अदिश मिल रहा है, स्केलर मिल रहा है। उसी तरीके से अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट में बात करता हूं, तो वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब है कि आपने दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन किया यानी कि दो सदिशों का मल्टीप्लिकेशन किया, तो आपको वापस एक सदिश ही मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की, इसका मतलब है डॉट और क्रॉस ये क्या है, साइन है। ये क्या है, साइन, पहचान करने के लिए साइन है। यानी कि सबसे पहले देख लो यहां पे बात करता हूं
स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की। अब इसमें देखो, यहां पे हमारे पास में क्या है, मैं लिखूंगा ए वेक्टर A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। उसी तरीके से मैं लिखूंगा बी वेक्टर इक्वल्स टू B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। उसी तरह मेरे पास में है यहाँ पे, अब चूंकि क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ए और बी के बीच में डॉट लगाया। आप देख सकते हो मैंने क्या करा, यहाँ पे डॉट लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है डॉट प्रोडक्ट, ये इसका साइन है, पहचानने का तरीका है। फॉर्मूला होगा ए बी कॉस थीटा। थीटा की बात करूं तो क्या है हमारे पास में, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। उसी तरीके से मैं अगर यहां बात करता हूं ए बी की, तो ए हमारे पास में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं बी की, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास में हो जाता है। तो वेयर ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इतना जो है हमारे पास में यहाँ पे है। आगे की चीजें देखो, इसी में अगर आपको एंगल अगर निकालना हो तो इसका इस्तेमाल मैं एंगल निकालने के लिए भी कर सकता हूं। ये लो, ये बन गया है। ठीक है, अभी जो मैंने लिखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मतलब क्या है बता देता हूं। अभी इनको उठा के बस ऊपर रखना है, ए बी तो आप जानते हो कैसे निकाला जाता है, आपके सामने सारी चीजें कर देता हूं मैं। थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप डॉट B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप अपॉन में फिर हमारे पास होगा यहाँ पे ए बी। अगर बात करता हूँ तो ए हमारे पास में क्या, अंडर रूट में ले लेते हैं इसको, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ऐसे अंडर रूट में हम यहाँ पे करते हैं क्या, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। ये लो, आपको अभी लग रहा होगा कि ये कौन सा इतना बड़ा मुझे फॉर्मूला जो है दे दिया है, लेकिन ये फॉर्मूला बड़ा नहीं है ये छोटा ही। कैसे वो देख लो, अभी बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए वेक्टर बी वेक्टर ये लिख दिया मैंने, ये रहा ए वेक्टर ये रहा बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट लगाया हुआ इनके बीच में फॉर्मूले के हिसाब से। ए बी की बात करता हूँ तो मैग्नीट्यूड निकालना हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो मैंने क्या करा है, ये ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पर रख दिया जैसे निकाला जाएगा, ए वेक्टर यार आपके सामने, बी का मैंने यहाँ पर रख दिया आपके सामने, और कुछ नहीं करा। अब समझ लेते हैं, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, इसका इस्तेमाल जो है वो कैसे और किस तरीके से किया जाए, अब इस वाले फॉर्मूले को एक बार देखते हैं हम। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास में क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अब यहां पे मैं मान लेता हूं, ऐसे एज्यूम कर लेता हूं, लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप। उसी तरीके से मान लेता हूं बी वेक्टर इक्वल्स टू जे कैप। मैंने ऐसा मान लिया कि मेरे पास में ए वेक्टर क्या है, वो आई कैप है, और अगर मेरे पास बी वेक्टर है वो क्या है, मेरे पास जे कैप। ठीक है, तो यहां पे ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा है, तो दोनों वेक्टर ही। अगर मैं थीटा की बात करता हूं तो इनके बीच में एंगल कितना होगा भाई, आई कैप हमारे पास में किस डायरेक्शन में होता है, एक्स डायरेक्शन में, जे कैप हमारे पास किस डायरेक्शन में होता है, वाई डायरेक्शन में होता है। तो अगर मैं थीटा की बात कर रहा हूँ, यानी कि इनके बीच में एंगल निकालना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि तो 90 डिग्री का एंगल होगा। क्यों? क्योंकि x की बात हो रही है और y की बात हो रही है, तो x और y के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री का।
तो यहाँ पे कितना हुआ ये 90 यानी कि 90 डिग्री का हमारा कोण जो है ये बन चुका है एक चीज की। अब अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसको इसमें लगाना चाह रहा हूं तो मुझे मिलेगा क्या? मुझे मिलेगा आई कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू 1। अब 1 क्यों करा मैंने? 1 मैंने इसलिए करा क्योंकि आई कैप का जो मैग्नीट्यूड यानी कि जो मूल है वो 1 है, मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना? उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर यानी कि एक ऐसा वेक्टर, ऐसा सदिश जिसका मूल यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा, लेकिन दिशा क्या होगी? कुछ ना कुछ रहेगी, है ना? अभी और भी आगे बताता हूं उसके बारे में। ऐसी फिर अगर मैं अब बात करता हूं एंगल की, तो कॉस हो जाएगा यहाँ पे कितना? 90 डिग्री। तो यहाँ पे cos 90 जब मैंने करा तो फिर ये क्या हो गया? ये हो गया सारा का सारा जीरो। इसका मतलब आई कैप डॉट जे कैप जो आप देख रहे हैं वो जीरो हो चुका है ना? क्या हो चुका है मेरे पास में? जीरो जो है वो हो चुका है। तो आई कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू जीरो, एक चीज ये। अच्छा, अब उसी तरीके से अगर ऐसा हो रहा है जैसे ये आपके सामने है, तो मैं यहाँ पे अब इस बार मानता हूं लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू जे कैप डॉट, नहीं डॉट नहीं, हाँ, बी वेक्टर इक्वल्स टू जे कैप। तो अब आप यहाँ पे बताओ, अगर मैंने ए वेक्टर को भी जे कैप लिया है और बी वेक्टर को भी अगर मैंने जे कैप लिया है तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ? भाई जे कैप वाई डायरेक्शन में होता है ना? तो ये वाई डायरेक्शन, ये भी वाई डायरेक्शन। अगर ये मैंने वाई डायरेक्शन में लिए हैं तो फिर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0 डिग्री हो गई। कितनी हो गई? 0 डिग्री हो गई है। अगर ये 0 डिग्री है तो ऊपर फॉर्मूले में ये सारी चीजें रख दो, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू, आप जो यहाँ पे देख रहे हो ये हो जाएगा 1.1, आगे क्या है मेरे पास में? cos 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 1। ए वेक्टर बी वेक्टर मेरे पास में क्या था? ये था जे कैप डॉट जे कैप, ये था जे कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू, ठीक है? तो ये मेरे पास में क्या हो गया? 1 हो गया। अब इसको लिख देता हूं यहाँ पे, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू 1। लो, तो ये आपके सामने है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं सेम डायरेक्शन की बात करता हूं, यानी कि x और x, y और y और z और z, अगर मैं सेम डायरेक्शन की बात करता हूं तो उनके बीच एंगल बनता है 0, और ऐसा होने पर हर बार उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर आता है, ठीक है? ये यूनिट वेक्टर्स में हुआ है। ऐसे यहाँ पे देख लो, अगर दो यूनिट वेक्टर्स के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि x और y की बात हो रही है, y और z की बात हो रही है, z और x की बात हो रही है, तो उस सिचुएशन में हमारा जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के बराबर आता है। एक ये हो गया है। तो ये जो वैल्यूज मैंने अभी निकाली हैं दो, इस तरीके से बाकी की और वैल्यूज भी निकाल करके रख लेता हूं, और यहां से सवाल बनता है और बन जाएगा। तो देखो, आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू के कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू 1, एक चीज ये। ऐसी आई कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे सामने जो वैल्यूज मैंने अभी लिखी हैं इनको आप अच्छे से याद रख लें, क्योंकि यहां से सवाल बहुत बनते हैं। लो, सीधे सीधे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एक बार में पूछेगा, ठीक है? एक ये हो चुका आपके सामने। अब अगर मैं आगे की बात करता हूं इसी में, तो यहाँ पे आगे हमारे पास में क्या होगा? इतना कर लेने के बाद एक बार यहां, ये तो निकालना सभी लोग जानते हैं, है ना? यानी कि मैग्नीट्यूड तो निकालना सभी लोग जानते हैं, सिखाया मैंने। ऊपर जो लिखा है ये, अब इसका इस्तेमाल कैसे करा जाए, डॉट प्रोडक्ट जो है वो कैसे करा जाए वो देख लेते हैं। अभी हमने कुछ काम की वैल्यूज देखी हैं, वो है आप लोगों के सामने यहाँ पे। अब शुरू करते हैं हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे हम यहाँ पे। ए वेक्टर हमारे पास है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। उसी तरीके से अगर बात करता हूँ बी वेक्टर की, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ये हो जाएगा हमारे पास। अब आगे की चीज अगर मैं देखूं तो यहां हमारे पास क्या बनेगा? इस तरीके से a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, डॉट लगा दो अब इनके बीच में, और यहाँ पे आगे का b1 आई कैप प्लस
B2 j कैप प्लस B3 k कैप। लो जी, ये आपके सामने है। अब क्या करें, जैसे हम लोग अपने स्कूल में मल्टीप्लिकेशन करते थे बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी करना है। कहने का मतलब ये है कि A1 i कैप आगे की चीज़ है, यानी कि B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप प्लस, अब A1 i कैप तो मैं ले चुका हूँ, अब क्या लूंगा, A2 j कैप लूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा A2 j कैप ब्रैकेट में B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। अब क्या करना है आगे, प्लस लगाओ प्लस, अब A3 k कैप यहाँ पे ले लो तो यहाँ हो जाएगा A3 k कैप। अब फिर से पूरा ये लिखो, यानी कि B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम लोग करते हुए आए हैं आज तक, जैसे हमने सीखी हुई है, बिल्कुल वही जो है हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, कुछ अलग नया नहीं करना है। अब ध्यान से देखो, अगर मल्टीप्लाई A1 i कैप का B1 i कैप के साथ होगा तो फिर क्या हो गया है, i कैप एक साथ आ गया ना। i कैप अगर एक साथ आ गए तो फिर वैल्यू क्या है i कैप की 1। तो ये तो हमारे पास 1 हो जाएगा i कैप, यानी कि यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास में A1 B1। अब आगे देखो, A1 i कैप प्लस, जो यहाँ पे जो प्लस है उसकी बात करें तो A1 i कैप इनटू होगा B2 j कैप से, तो i कैप j कैप आ गया, i कैप j कैप आया तो फिर वैल्यू क्या है 0। तो जब ये हमारे पास में 0 हो गया, यानी कि i कैप j कैप 0 हो चुका है, तो फिर A1 इंटू B2 क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, तो ये हो गया 0। उसी तरीके से प्लस है हमारे पास ये रहा। अब A1 i कैप B3 k कैप, यहाँ क्या होगा, A1 B3 हो जाएगा, लेकिन i कैप k कैप जब हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है 0, तो फिर ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास यहाँ से क्या बचा, A1 B1 बचा। क्यों बचा, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। उसी तरीके से यहाँ देखो, A2 j कैप B2 j कैप, तो यहाँ पे मैं वही करूंगा, बाकी सारे जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बचा है क्या, A2 B2। क्यों, क्योंकि A2 के साथ j कैप है, B2 के साथ j कैप है। वैसे देखो वहां पे A3 k कैप, हाँ, तो A3 k कैप के साथ आ जाएगा B3 k कैप, यानी कि A3 B3। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल्स टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। लो आपके सामने एक फॉर्मूला ये आ गया हमारा। लो ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास में ये जो है यहाँ पे बन चुका है। तो आप ध्यान से देखो, A1 B1 A2 B2 ये सब जो है ये तो वैल्यूज थी ना, कोऑर्डिनेट से। तो जब वो आपस में मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं और ऐड करे जा रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सा है कि एक यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, एक नंबर हमें जो है वो मिलेगा, एक अंक मिलेगा। तो यहाँ इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा जो स्केलर होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होता है, वो हमेशा क्या देता है हमें, वो हमेशा हमें स्केलर प्रोडक्ट ही देता है, यानी कि हमें जो आंसर मिलता है वो स्केलर ही मिलता है हमेशा। तो ये था। चलिए, तो ये जो चीज़ आई है ये आप अपने इस फॉर्मूले में यहाँ ऊपर लिख सकते हो। तो यही फॉर्मूला बदल करके अब क्या हो जाएगा, देख सकते हो आप, हाँ, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में क्या, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन में यहाँ हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, अंडर रूट में हो जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। लो ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से एंगल भी निकल जाएगा। लो जी, ठीक है, तो हमने ये स्केलर प्रोडक्ट जो है वो सीख लिया है। एक काम करते हैं, एक सवाल जो हम अपना वो ले लेते हैं और उस सवाल को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ
P vector and Q vector provided that P vector equals to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap and Q vector equals to 4i cap plus 3j cap plus 2k cap and the angle between them is 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमें डॉट प्रोडक्ट जो है वो निकालना है। ये दिया हुआ है कि पी वेक्टर वो है हमारे पास और क्यू वेक्टर जो है हमारे पास में ये है, दोनों के बीच जो एंगल है वो है 60 डिग्री का। तो अगर हमें अब इसका सॉल्यूशन करना है तो फिर कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल्स टू पी क्यू कॉस थीटा होता है ना। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली एक तरीका और अपना सकते हो, क्या वो देखो अब क्या, पी जो है मेरे पास वो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ क्यू की, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है प्लस, अच्छा चलो पहले 4 है तो फिर 4 से ही शुरू कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 4 है ना पहले, तो यहाँ पे फिर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखना ये और ये ऊपर वाला सेम ही तो बन रहा है ना। तो अगर मैं पी क्यू का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये हो चुका है कि ये तो स्क्वायर में से हट जाएगा, यानी कितना बनेगा देखो अब, ये हो गया हमारे पास में 4 प्लस 9 प्लस 16, यानी कि ये हमारे पास कितना हो गया 29 हो गया है अंडर रूट में। ऐसे ये कितना हो गया हमारे पास में अंडर रूट में 29 हो गया है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो रूट में 29, ऐसे यहाँ पे होगा रूट में 29, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में cos 60 डिग्री, इसका मतलब हो गया है 29 और cos 60, इसका मतलब हो गया 29 और cos 60 की वैल्यू थी 1/2। तो आपके सामने यहाँ पे आंसर जो है वो आ गया है डॉट प्रोडक्ट करने का। ठीक है, आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरे तरीके से कैसे, आप इनका मल्टीप्लिकेशन करके तब भी आप जो है सॉल्व कर सकते हो। ये हमारे पास में जो है होता है। ठीक है, आपके बहुत सारे सवालों में आपको मैग्नीट्यूड और एंगल जो है वो दिया जाएगा और आपसे कहेगा कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे निकाल करके बताओ। तो उसका जो तरीका है जैसे सॉल्व करा जाता है वो अभी मैंने आपके सामने कर दिया। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि आप प्रॉपरली डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते हो, जैसे आपके सामने पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो एक चीज़। और दूसरा मैंने आपको ये तरीका भी बता दिया है कि अगर ऐसे करना पड़े तो वो कैसे करना है। ठीक है, ये आपके सामने। अब एक बात मैं आपको समझाऊंगा यूनिट वेक्टर्स के बारे में। देखो यूनिट वेक्टर जो हमारे पास होते हैं इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है 1। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं मूल वैल्यू की बात कर रहा हूं। ठीक है, बट डायरेक्शन यानी कि जो उनकी दिशा होती है दे हैव मैग्नीट्यूड एज 1, यानी कि उनका जो मैग्नीट्यूड है 1 होता है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, वो पेरेंट वेक्टर के समान होती है, एक जैसी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी पेरेंट वेक्टर का खेल क्या है यहाँ पे। अभी आप कहोगे कि सर यूनिट वेक्टर तो हमने एक्स वाई और जेड समझा था, लेकिन ये कुछ नया सा जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे जो पेरेंट वेक्टर है ना, अब मैं चीज़ों को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलता हूँ। देखो कैसे, जैसे मैंने कहीं पे लिखा हुआ है ए वेक्टर इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है
तो ये तो मेरा क्या हो गया, वेक्टर हो गया। अब आपसे सवाल करा जाएगा कि हमसे एक मतलब हमें एक यूनिट वेक्टर बनाना है, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, ये हमें यहाँ पे करना है। तो हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, किसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ए कैप का निकालना है। तो मैंने आपको जैसे पिछली बार समझाया था कि जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप लगा के। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, यानी कि ए कैप क्या है हमारे पास, ए कैप हमारे पास में यूनिट वेक्टर, किसका यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर का हमारे पास में यूनिट वेक्टर। अब इसमें आगे की चीज समझो, ये कैसे निकाला जाए। तो मैंने जैसा अभी आपको बताया, इनके पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है एक, और डायरेक्शन सेम होता है। किसके जैसा सेम होता है, जैसे पेरेंट वेक्टर होता है वैसा ही डायरेक्शन इसके पास होता है। तो आप एक बात समझो, अगर मैं ये निकालना चाह रहा हूं तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मेरा जो ए वेक्टर है उसको मैं उसी के मूल यानी कि मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, और अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर रहा हूं तो फिर वैल्यू तो हो जाएगी वन, मैग्नीट्यूड क्या बचा, वन ही बचा, फिर सारा तो मैग्नीट्यूड खत्म हो गया, कट गया, लेकिन डायरेक्शन तो जो है वही रहेगा। तो यहां जो आप ये चीज देख रहे हो, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। लो, ये हमारे सामने एक फॉर्मूला तैयार है। अब जो भी सवाल आएगा आप इसको जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अब आगे चीज देखो, हाँ, अब यहाँ पे आपको एक सवाल देता हूं मैं। तो यहाँ पे हमारे पास है, डिटरमाइन करना है एक यूनिट वेक्टर। डिटरमाइन यूनिट वेक्टर in the direction of ए वेक्टर। अब ए वेक्टर की वैल्यू मैंने यहाँ पे ली है 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे ही मैंने अपनी मर्जी से जो है वो ले ली है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो डिटरमाइन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप। इधर क्या करूँ मैं, सबसे पहली चीज इसका जो मॉडुलस है वो निकालो। कैसे निकालूंगा, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अभी चेंज कर देंगे अगर जरूरत पड़ी तो, कुछ अगर इसमें जरूरत पड़ा तो। ये हो जाएगा 9, 36 प्लस 16, ये हमारे पास हो गया। यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 52 और 9 यानी कि 61 अंडर रूट में। चलो अब यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास हो जाएगा। लो, ये चीज हमारे पास जो है यहाँ पे हो जाएगी। अब फॉर्मूले के हिसाब से कर लो, यानी कि ऊपर हमारे पास क्या लिखा है, 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप, अपॉन में कर लेते हैं यहाँ पे रूट में 61, ये 61 है ऊपर। ठीक है, ये चीज, ये हमारा क्या बन गया है, हमारा फॉर्मूला जो है वो बन गया है आप लोगों के सामने। ये फॉर्मूला बन गया है, एप्लीकेशन कर लिया, ये हमारा यूनिट वेक्टर जो है वो बन गया है। चलो, तो अभी हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा है, हमने यहाँ पे सीखा है कि हमारे जो वेक्टर्स होते हैं उन वेक्टर्स का एडिशन कैसे करा जाए, है ना। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक ही बताया है, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगुलर लॉ दोनों एक जैसे ही होते हैं, तो हमें ज़्यादा डिटेल में जो है वो जानने की ज़रूरत नहीं है कि हम ट्रायंगुलर लॉ भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम आता निकल के। सेम से मेरा मतलब है जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया हुआ है, ये वाला भी, ये भी सेम आएगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने यहाँ पे एडिशन वगैरह सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, हमने उनके बीच में एंगल जो है वो निकालने सीखे, ये रहा हमारे पास tan अल्फा, है ना। ऐसे हमने tan बीटा सीखा था, ये रहा tan बीटा हमारे पास में। सब्ट्रैक्शन के केस में भी हमने समझ लिया कैसे कैसे करना होता है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूँ तो हमारे पास में मैक्सिमम रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए वो भी है यहाँ पे, ये रहा हमारे पास मैक्सिमम रिजल्टेंट, ठीक है।
अब यहां अगर हम देखेंगे तो मल्टीप्लीकेशन आ चुका है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट या फिर अपना डॉट प्रोडक्ट। ये रहा हमारे पास में स्केलर प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला, कैसे करना होता है इसको, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। देखो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इसमें रटने की जरूरत नहीं है आपको, जो मैंने ये वाला लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें सिर्फ वैल्यूज रखी गई हैं। तो ये वैल्यूज रखने की वजह से इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये फॉर्मूला इतना बड़ा है नहीं। आपको सिर्फ ऊपर वाला याद रखना है, वैल्यूज रखनी है, बात खत्म। ठीक है, ये रहा, मैंने ये आपको बताया था कि हमारे पास आई कैप जे कैप का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा, डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो फिर वैल्यू क्या आएगी। उसी तरीके से अगर मैंने जे कैप लिया तो फिर उसका डॉट प्रोडक्ट अगर करता हूँ तो फिर वैल्यू क्या आएगी, कैसे आएगी, सब बताया। फिर यहाँ पे मैंने मेन वैल्यूज लिख दी हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगी सीधी सीधी। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है वो आपके सामने है यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला पीछे जो अभी हमने देखा था उसको अगर मैं बदलूंगा थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट से, तो फिर वो ऐसा हो जाएगा। इसके बाद मैंने फिर आपको यहाँ पे सवाल दिया है, ये रहा आपके सामने सवाल, है ना। ये फिर मैंने यहाँ पे बताया था यूनिट वेक्टर के बारे में, आप लोगों के सामने है। ऐसे ही आप देख सकते हो एक क्वेश्चन मैंने फिर यहाँ पे यूनिट वेक्टर को लेकर के जो है वो किया है। ठीक है, तो जो हमारी क्लास है उसको हम रखते हैं आज यहीं तक। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग अपना वेक्टर्स जो है, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।